बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में असद खल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खल साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि 14 अगस्त तक उनकी जो हुकूमत है उसका सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इससे पहले हम खबर दे चुके हैं इसी प्रोग्राम में कि 8-9 अगस्त की डेट जो है वो आम करार दी जा रही है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का ये अहम बयान, इस पर बात करेंगे। असद खल साहब, 14 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। पहली बात तो ये असम्बलियों की आनी मुद्दत पता नहीं 14 अगस्त कहाँ से लेके आ गए हैं। ये 11-12 अगस्त या 12 अगस्त लास्ट थी, 13 अगस्त तक तो हर सूरत में 14 अगस्त का जो बीच में उन्होंने डाल दिया है। नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि 8 अगस्त तक जो लीगली अगर बात की जाए तो 8 अगस्त तक आनी मुद्दत पूरी बनती है, तो ये 4 दिन फिर एक्स्ट्रा है। वैसे तो पूछने वाला पाकिस्तान में कोई 90 दिन का केयर टेकर सेटअप है KPK में और पंजाब में, तो वो जारी बात है आगे भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी एक ही चीज़ के अंदर दो बातें उन्होंने की हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और आगे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट जो है वो देगा, जो इंतखाबात की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने देनी है। तो फिर जाहिर बात है, पता तो चल ही रहा है कि इनके पास फिर क्या है, यानी PDM की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर हैं और निगरान सेटअप जारी बात है आना है, तो जारी बात है लेजिस्लेशन उन्होंने कर दी है। अब वो सदर वाला इख्तियार तो ले लिया वापस, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया इख्तियार की तारीख उन्होंने देनी है, तो कब वो तारीख देते हैं। बहरहाल ये तो बात तय है कि खुर्रम दस्तगीर साहब और भी बहुत सारे रहनुमा कि नवंबर 10 से आगे इलेक्शन जाता नज़र नहीं आ रहा। और ये पहले से हम बता रहे थे कि अभी भी ये मैं नहीं समझता कि ये 14 अगस्त वाली बात ठीक है या उससे पहले तहलील करने की बात है। अभी भी दो आरा चल रही है कि इससे पहले मुख्तलिफ जो ख्वाजा आसफ का बयान आया कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में इलेक्शन होगा, तो वो तो फिर 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके लिए आपको 2 दिन या 1 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी, कम अज़ कम 48 घंटे पहले। वो उस हवाले से ख्वाजा आसफ का बयान आया, उसी हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि 11 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील, वज़ीर दाखिला ने कहा। फिर उसके बाद आपके सामने जो मंजूर वसान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कहा कि अक्टूबर में जो है नवंबर में इलेक्शन होगा। तो अब पहले वज़ीर आज़म साहब का शॉर्ट सुनते हैं और उस हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, और उनके हवाले से जो ख़बरें हवाले से उनको भी हम लाइन पे लेंगे और कुछ देर तक, ताकि उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस लें। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, पहले उनको ज़रा सुनते हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से, और आज एक और बड़ी दिलचस्पी बात की। पहले उन्होंने क्रेडिट दिया था जो IMF से जो पैसे मिल रहे हैं, जो हमें, मैं उसको क्या कहूँगा, वो खुद कह रहे हैं कि जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं जी इनके चेहरों हमारे चेहरे पड़ रहे होते हैं, तो कौम तो बेकारी नहीं है, गयूर कौम है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बेकारी बना के पेश कर रहे हैं। तो अब हम क्या, वो कहते हैं चेहरे से पता लगता है कि मांगने आया। तो बहरहाल उनकी ज़बानी सुनते हैं पहले, और उसके बाद पहले उन्होंने आर्मी चीफ को क्रेडिट दिया, इसाक डार साहब को क्रेडिट दिया कि जो सऊदी अरब से पैसे मिले या IMF से जो मिल रहा है कर्जा। अब वो कह रहे हैं कि हाजी राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको जो मक्का और मदीना में जो दुआएं की है ना, उसके ये समर का नतीजे आज जो उन्होंने बात की वो भी शॉर्ट हमारे पास है। पहले ये सुन लें कि PM साहब क्या कह रहे हैं। हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में बड़े इखलास के साथ जो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस IMF के इम्तिहान से, मैं समझता हूं कि आज की इस महफिल के हवाले से मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं, हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे, कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। मेरी दुआ है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो 14 अरब नहीं, मैं चाहूंगा कि अगले 10 सालों में वो 140 अरब रुपए मुख्तस हों, जो कि हम अपने बच्चों और बच्चों के लिए हम उनके हवाले करें। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई ज़राअत में एक्सपर्ट बने, यही तरीका है, यही। अच्छा नाज़रीन, ये अब सुन ही रहे हैं PM साहब का जो बयान आया, और उस हवाले से जो उन्होंने कहा कि IMF की जो डील हो रही है, और भी खुशखबरी है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात से $1 अरब मिल गए हैं, सऊदी अरब के हवाले से $2 अरब वो कहना स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुँच गए हैं, और IMF के हवाले से जो अमेरिका के हवाले से जो रोल है, अमरीकी जो हुकूमत की जानिब से भी एक बयान आया कि IMF की जो इमदाद थी, ये जो मुआहिदा है, इस हवाले से अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद की है, और IMF के ऊपर जारी बात है उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है।
तो इसके साथ अगर बात की जाए, मियां जवेल लतीफ़ साहब जो है उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से बात की है, और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो भी क्या करें इलेक्शन के हवाले से, सन 9 मई के हवाले से। पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुन लेते हैं। फाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, चूँकि आज हाजी सनाउल्लाह साहब को क्रेडिट दिया है बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वो भी पहले उनका शॉट जो है, जी जी, तो वो शॉट भी हम सुन लेते हैं। दो बेसिकली हैं, एक तो वज़ीर आज़म साहब का आपने सुन लिया, दूसरा उनका अपना है कि वो क्या फरमा रहे हैं। तो इस हवाले से आज़म चौधरी साहब सदर प्रेस क्लब हैं, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी पूछते हैं। मैं मेरे साथ हैं तो बता देता कि अच्छा, अब आज़म चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपके हवाले से खबरें हैं, और पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा कल बहुत गुस्से में थी। प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीब थी, वो भी मौजूद थी, और ख़बरें चली निजी चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के हवाले से, कि आपको PTV के हवाले से जो पैनल का आप हिस्सा थे उससे आपको निकाल दिया गया, और वो सारी क्या चीज़ें हैं। लेकिन फैक्ट चेक उनका अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूँ। उन्होंने 4 शीट लगाई आपके ऊपर, और जी जी, तो वो कह रहे हैं दिस स्टोरी, जी मैं लोगों के लिए, वो कहते हैं दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली फॉल्स एंड बेसलेस, अ फ्यू फैक्ट्स टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट, आजम चौधरी इज नॉट अ PTV एम्प्लॉय एंड हैज नेवर been a PTV employee. He is and only been a member of issues based analyst pool for PTV. He has not been removed from this pool and has not been asked to leave. Nothing of the sort has been communicated to him. He is part of PTV Lahore analyst pool as I write this tweet. ये कल का ट्वीट है। तीसरा वो कहती हैं the views and opinions of this journalist were known to the government at the time he was invited to the press conference. If the government wanted to suppress his voice or questions, he would not have been invited and given the opportunity to ask his questions. The Prime Minister answered his question in detail. I answered his question as well. The Prime Minister spent a significant amount of time answering questions from various reporters in the room at Governor House Lahore that day. Unlike the previous PTI government and its fascism PM, who was declared a press freedom ये है predator by reporters without borders, ये वो PM शहबाज शरीफ, and the present government firmly believe in media freedom. The PTI government used to only allow selected reporters and journalists to its fashion PM's press conference. The present government ensures that Prime Minister Shehbaz Sharif press conference are open to all reporters and journalists. This story was published without taking the government points of view, or PM Shehbaz Sharif and present government firmly believe the media freedom. The PTI government used to the only selected, ये आगे मेरे ख्याल शायद ये ठीक है, जर्नलिस्ट वगैरह उन्होंने कहा, और साथ द स्टोरी वाज पब्लिश्ड विदाउट टेकिंग द, मेरे ख्याल दोबारा के, हाँ उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ अनप्रोफेशनल एंड फॉल्स शॉर्ट ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब ये जो फ्राइडे टाइम्स का भी साथ क्लिप लगाया है, और एक निजी चैनल ने चलाई, और भी उन्हें नाम लिए चैनल के या आउटलेट्स के। अब ये सारी चीज़ें नाजरीन के सामने हमने उनका पॉइंट ऑफ रख दी। आप बताएं कि असल हकीकत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये उन्होंने फैक्ट चेक के नाम से जो ट्वीट किया था, ये जो मेरा सवाल है प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से उसको इंश्योर किया जाए, ये खुद ही अपने ट्वीट के अंदर ये एतराफ़ कर रही है गवर्नमेंट कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं। उसकी वजह आपने अगर पूरा जो पढ़ा है उसमें आपने 2-3 जुमले ऐसे हैं कि हमने सहाफ़ी को मौका दिया वजीर आजम से बात करने का, ये इसलिए मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये मौका देना भी, देखें वजीर आजम से सवाल करना हर जर्नलिस्ट का वो हक है, और वो अपना हक इस्तेमाल करता है। अगर आप सिर्फ अपने पसंदीदा जर्नलिस्टों को सवाल करने की इजाजत देते हैं, मौका देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सिर्फ आप अपने पसंदीदा बंदे को मौका देते हैं कि वो बात कर सके और वो सवाल कर सके। एक तो अपनी बात को खुद ही यहाँ पे निगेट कर रही है। दूसरा,
पीटीवी की मुलाजमत के हवाले से कि आजम मुलाजम नहीं है, और साथ ही एतराफ कर रही है कि वो एक रेगुलर पैनल का हिस्सा है और उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे भी अपनी बात को खुद ही निगेट कर रही हैं। अब मैं इनका क्या जवाब दूं कि जो अपनी कई बातों को अपने ही ट्वीट में वो साथ साथ निगेट कर रही हैं और साबित कर रही हैं कि जो मैं प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सहाफियों को बड़े मसाइल दरपेश हैं और सहाफियों के मसाइल को हल करें, मीडिया के ऊपर लेकिन माजरत के साथ आजम चौधरी साहब, जो आपने सवाल किया उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने इजाजत नहीं दी, बल्कि आपको बार बार आपने अटेम्प्ट की और शायद गालिबन आरिफ साहब भी साथ बैठे थे, फिर आपको उठ के खड़ा होना पड़ा और एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने आपसे का सवाल लिया। ऐसी बात है या वो उनकी बात थी? बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे तो इस तरह मौका नहीं दिया गया। मैं तो खुद मैंने मौका लिया सवाल करने का, क्योंकि मैं देखिए मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है, मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ अपनी कम्युनिटी का। अगर मैं वहां पे बैठ के अपनी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल की बात नहीं करूंगा तो फिर मैं कौन सी बात करूंगा। पाकिस्तान के अंदर आप देखें मीडिया हर तरफ पूरे पाकिस्तान में, लेकिन चौधरी साहब स्पेसिफिक आ जाए, स्पेसिफिक आ जाए, जो उन्होंने कहा कि आपके हवाले से बेसलेस है सब, आपको ट्रांसमिशन के लिए पीटीवी की जानब से गवर्नर हाउस भेजा गया, ये बात ठीक है? ठीक है, सवालों के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सवाल किया और आपके कान में कहा गया कि जनाब आज आपको जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपने शामिल नहीं होना, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, फिर उसके बाद जुमा और जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन आपका प्रोग्राम होता है और आप मई 2022 से इस पैनल का हिस्सा हैं। 4 लोग थे, बाद में एक्सपेंड भी होते गए। ये ठीक है बात? ये बात ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुरुस्त बात है। फिर उसके बाद आपको सितंबर में एक एग्रीमेंट भेजा जाता है कि 18,000 पर प्रोग्राम का, ये बात भी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जुमे को भी आपका प्रोग्राम, चूंकि ईद थी और दूसरा दिन था, फिर उस वीक के जो 3 डेज थे आपको उस पैनल में शामिल नहीं किया गया, आपको नहीं इनवाइट किया गया, ऐसे बात ठीक है? जी बिल्कुल, ये भी दुरुस्त बात है। फिर उसके अगला हफ्ता आया तो फिर भी आपको 3 दिन जो थे प्रोग्राम आपको नहीं बुलाया गया? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको झुटलाया जा सके। तो वो कह रही थी कि कल तक आप उसका हिस्सा थे, हिस्सा हैं, तो अब किसकी बात हम दुरुस्त कहें? को एक जिम्मेदार है, तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान की है, फाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात है, आप हमारी कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आप तजिया कार भी हैं, और यकीनी तौर पर आपकी जो सरकारी स्टेट टेलीविज़न के अंदर अगर कोई बैठता है बंदा तो ये ऑनर की बात होती है, ये प्राइड की बात होती है कि एज ए आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है, तहन आप रेडियो और टीवी पे जा सकते हैं, क्योंकि सर्टन आपके सिक्योरिटी चेक्स और क्लियरेंस होती है, क्योंकि स्टेट चैनल का ऊपर एक एक बात कही जो है वो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये वो कह रही हैं कि आप हिस्सा हैं, आप कह रहे हैं जी आपको, टीवी वाले क्या कह रहे हैं? अभी आप जा रहे हैं प्रोग्राम में, बैठ रहे हैं उसी तरीके से? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ टीवी ने उस दिन के बाद कोई राब्ता नहीं किया किसी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। जो जिस तरह आपने अभी सारा रिकॉर्ड जो बताया है, इसी तरह मुझे मेरे रेगुलर प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट नहीं कराया गया। आप देखें ना, उनकी 2 चीजें वो खुद ही, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपनी बात को खुद निगेट कर रही हैं कि एक तरफ कहती हैं कि वो हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ कहती हैं कि हिस्सा है आजम, लेकिन तीसरी जानब मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्सा होने के बावजूद मुझे तो उसके बाद नहीं किसी प्रोग्राम में शामिल किया गया और ना बुलाया गया। देखिए, ये जो मुतालबा करने गया था प्राइम मिनिस्टर के पास, ये उसी मुतालबे को, मेरे सवाल को ये खुद अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कोई बंदा ना अपनी मर्जी से लिख सकता है, ना अपनी मर्जी से बोल सकता है। लेकिन आजम चौधरी साहब, ये भी एक तो फैक्ट है ना कि 30 साल से मैं भी 3 दाइयों से साबित कर रहा हूँ, आप भी साबित कर रहे हैं, क्या पीटीए की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हमेशा सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को उनको ही बुलाया जाता है, इनवाइट भी उनको किया जाता है, जो पर्चियों वाले सवालों पे सवाल करें और जिनको व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजे जाए। क्या आज़ादाना सवाल करने की पीटीआई की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, कभी हमें इजाज़त दी गई है या बुलाया गया? ये बात आपकी ये भी दुरुस्त है कि हमें मैं 32 साल का मेरा जर्नलिस्टिक कैरियर है और पूरे कैरियर में मैंने बदतर जो दौर है ना वो आता हुआ दिन देखा है। हमें तो कभी भी इस तरह इजाजत नहीं दी गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ महदूद और मखसूस लोगों को वहां पे रखा होता है जो वहां पे सवाल कर सकते हैं, और जिनको टोकरे, ऑडियो लीक से मुताबिक टोकरे, टोकरियां, लिफाफे, लिफाफियां और पता नहीं क्या क्या प्लाट भी, तो बहुत सारे आप भी जानते हैं, लोग हमारे साथियों ने
लिए हुए हैं और पैसे भी लिए हुए हैं, चेक भी लिए हुए हैं, मामलात भी हैं। जी जी, ये तो देखें असद साहब, या लेने और देने वालों को पता है या अल्लाह ताला को बेहतर पता है। नहीं, हमने तो किताबों में लिस्टें छापी हुई हैं, बकायदा सुप्रीम कोर्ट में 280 लिफाफों को एक्सपोज किया हुआ है अपनी किताब के अंदर। एक बल्कि साफी ने 50,000 लिया था, वो बड़े माशाल्लाह टीवी में बैठते हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े माशाल्लाह, बड़े उनके पास सरकारी ओहदे भी अजाजिया या जो भी रहते, वो उन्होंने कहा जी मुझे प्लाट भी दिया था और साथ 50,000 उसकी फीस भी उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब ने दी थी। ये 80 की दहाई से ये काम शुरू हुआ लिफाफों का, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। जी, कितने अफसोस की बात है कि इन लोगों के, मैं समझता हूँ कि ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, जो दूसरे लोगों की जुबान बोलने के लिए और उनके हक को भी सही साबित करने के लिए इस किस्म के मुफादात ले रहे हैं और अपनी औलादों को हरला को आग खिला रहे हैं, इसकी बजाय इसके कि हक और सच। चौधरी साहब, आप प्रेस क्लब के माजरत के साथ लिस्ट लंबी है आपको भी कि बहुत सारे माशाल्लाह बड़े जगह जो बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े मीडिया मालकान हैं, कोई एडिटर इन चीफ हैं, कोई सीनियर एंकर हैं, कोई तहरीकार हैं, कोई बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने माशाल्लाह कई प्लाटों पे हाथ साफ किया और उनकी मेंबरशिप है उधर से भी प्लाट वो भी नहीं छोड़ा। ये बात ठीक है? जी, माजी के कुछ होता रहा है, लेकिन ये 2007 के बाद अक्रॉस द बोर्ड जर्नलिस्ट लाहौर के अंदर आपको याद होगा प्लॉट मिले थे, एक जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम बनी थी। जी बिल्कुल। उसके बर्तर फर्दर लोगों को नवाजने वाला सिलसिला वो बंद हुआ। उससे पहले, लेकिन उससे पहले एफिडेविट दिए थे बकायदा लोगों ने, बड़े बड़े सफेद इनके बाल हो गए, एफिडेविट दिए कि इसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। ये बात ठीक है? जी ऐसे ही है, उससे पहले ऐसे ही होता रहा है। ये लोगों ने दो तीन लोगों ने प्लॉट लिए और ना देने वालों को एहसास हुआ, ना देने वालों को। इस्लामाबाद से भी उन्होंने प्लॉट लिए, लाहौर से भी लिए, एलडीए से भी लिए, हाउसिंग स्कीमों से भी लिए, मीडिया जो टाउन है वहां से भी लिए, तो चार जगहों पे, हर जगह। तो जी दुरुस्त कह रहे हैं, माजी में ऐसे ही चलता रहा है। बिल्कुल। तो अल्लाह करे जी इस मुल्क के अंदर सवाल करने की साफियों को जो रहा था कि हमने उनको बुलाया, बड़ी मेहरबानी जी आपने बुलाया, और फिर सवाल की आपने तो नहीं दी, क्योंकि इरशाद आरफ साहब जो बाकी जो लोगों से मेरी जो बात हुई है तो वो तो यही कह रहे हैं कि आपको खड़े होना पड़ा था और सवाल के लिए आपको बता हैव नॉट सी में कहा था शायद उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये समझा था कि जो सरकारी टीवी के साथ आप पैनल में है कि शायद उस तरह का ट्रीट कर रहे थे। लेकिन आप तो एक जर्नलिस्ट भी हैं, जारी बात है, कम्युनिटी के एक भी हैं, लाहौर के बड़ा प्रेस क्लब एशिया का मेरा ख्याल है, जिस तरह बार लाहौर की अगर की जाए तो प्रेस क्लब भी बहुत एक बड़ी इसकी अपनी तारीख है। तो बहरहाल ये एक साहब यहाँ पर एक और सवाल भी करेंगे आपसे कि जो जर्नलिस्ट इस तरह के प्लॉट्स ले हैं, जो इस तरह की मुख्तलिफ पार्टियों से फंड्स लेते हैं, तो इस तरह से जर्नलिस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो नहीं रहे, इसी वजह से शायद आज़ादी सहाफ़त का वो अलग ही लहरा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हर जर्नलिस्ट एक पार्टी का धड़ा बन चुका है। और तो सरकारी ओहदे भी बड़ी मराहत लेते हैं, कभी सहाफ़ी बन जाते हैं, फिर ओहदे लेते हैं, फिर वापस सहाफ़त में आके, ये भी बड़ी आज़ादी सहाफ़त का वक़ार खोने की वजह से। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये गवर्नर हाउस के अंदर मैंने सवाल किया था, हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आके मुझे कहा कि तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। अब उनका मुझे ये बात करनी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि इन जर्नलिस्टों के हकूक के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, के सामने अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ। जिन्होंने चौर साहब आपको मना किया था, उन हकूक का इशू नहीं है, उनके पास तो इतनी ज्यादा मराहत है, उनके वो कहते हैं ना कि मुंह और आंखें शर्माती हैं, वो तो इसलिए बेचारे अपने नमक हलाली कर रहे थे। ये बात गलत है, ये सही है। लेकिन मुझे बताए कि फिर जर्नलिज्म क्यों कर रहे हैं, जर्नलिज्म का लबादा क्यों हो रहा है? ये हमारा काम है, यही सबसे बड़ी अब डिबेट है आजम चौधरी साहब, यही डिबेट है कि पीएफयू जैसे प्रेस क्लब के फोरम से, बाद प्रेस क्लब हो, नेशनल प्रेस क्लब हो, लाहौर प्रेस क्लब हो, पीएफयू से हमें ये चीज आवाज उठानी पड़े। तो ये जो ओपिनियन मेकर है, साफी है, एंकर है, उसके जो एसेट्स है ना, जब वो साफ है, वो या उसके चैनल अखबार की वेबसाइट पे हो, या पैमरा पे अगर वो प्रोग्राम कर रहा है रेगुलर टॉक शो तो उसके पैमरा की वेबसाइट पे हो। अब देखें ऐसे ऐसे माशाल्लाह साफी आप भी जानते हैं जिनके पास बाइक भी नहीं होती थी, आज वो अगर अरबों करोड़ों में खेल रहे हैं, तो वो की तनख्वाहों से तो नहीं वो सारा कुछ आ गया। तो ये तो सबको पता है। आपके प्रोग्राम हाथों से आज आप भी और मैं भी, हम दोनों मिलके ये आवाज उठाते हैं। और देखें चौधरी साहब, देखें तमाम डिक्लेयर होने चाहिए। देखिए अगर हम पार्लियामेंटेरियन, अगर पार्लियामेंट गोशवारे होते हैं ना डिक्लेयर, हम भी कहते हैं होने चाहिए। सबसे बात सुने, पहले
मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल। ये तमाम जगह एसेट डिक्लेयर होने चाहिए। और अगर अनफेयर मीन से वो पैसे कमा रहे हैं तो पाकिस्तान के जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उन लोगों को ट्रीट जिस किया तरह जाना सियासत और ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को या जर्नलों को, रिटायर्ड को जो उनके खिलाफ एक्शन होता है उसी तरह के खिलाफ भी होना चाहिए। और ये जो एसेट्स है ये हर साल दें, और जो अगर एसेट नहीं देता उस चैनल को पाबंद करे कि उसको ऑफर कर दे जब तक वो एसेट्स आपने जिस तरह वहां पे मुअत्तली कार्य रुक। देखिए अगर हम उनका मुहासबे की बात करते हैं तो हमें खुद को सबसे पहले तो अपने गिरे झांकना पड़े। हमें भी पता, लोगों को भी हो कि हम भी जो तनख्वाह हमारी आ रही है या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी जब इस फील्ड में आए, और उसके हमारे अपने एसेट अबाउजदाद के कितने थे, फील्ड के आने के बाद हमारे कितने एसेट्स में इजाफा हो, और अपने हमारी तनख्वाहें पर वो सबको पता चल जाएगा। लोग क्रिटिक हैं फौरी तौर पर, और अगर आप छुपाएंगे तो वो भी पता चल जाएगा। जी चौधरी साहब, से और भी आसान काम है। फर्ज करें अगर कोई अपने एसेट भी कर रहा, अब तो हर बंदा फाइलर है, जिसकी सैलरी आ रही है वो फाइलर है। हुकूमत और एफपीआर के पास पूरा रिकॉर्ड है, उसको ओपन कर देना चाहिए हर बंदे के एसेट। साल वो अपनी रिटर्न जमा कराता है, उसके अंदर तमाम एसेट्स वो डिक्लेयर करता है। इसके अलावा अगर उसके पास कोई एसेट्स है तो हुकूमती अदारों को चाहिए अपनी तहकीक करे और उसको सामने ले। और जो एसेट वो डिक्लेयर ना करे, हम कहते हैं चलो हमारी तरफ से ये है कि वो आप फ्रीज कर लें, मुजमत कर लें, भाग सरकार जब्त कर लें, अगर वो बंद पाता है ना तो बिल्कुल हमारी तरफ से खुली छुट्टी है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी कुछ फाइलर नहीं है तो उनको भी, अगर फाइलर नहीं है तो मेरे ख्याल उनको भी फाइलर होना चाहिए। नहीं भी फाइलर है, इदारों को जिस तरह सियासतदानों की छानबीन करते हैं, बाकी ब्यूरोक्रेट्स की करते हैं, सहाफियों की भी छानबीन होनी चाहिए, और इनको भी कसवटी से, क्योंकि ओपिनियन मेकर है, लोगों को बताते, लोगों को कटहरे में खड़ा करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। थैंक यू चौधरी साहब, बहुत बढ़िया आपने बातें की हैं, और इंशाल्लाह इस काज को हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट मीडिया मालकान एंकर और जो टाइकॉन्स और करप्शन के हवाले से, लिफाफों के हवाले से 280 लिफाफे हमने एक्सपोज कराए। एक लिस्ट आ गई है, एक लिस्ट अभी भी आना बात, सरकारी जो फंड से मरात ले रहे थे, बड़े लिफाफे थे, बड़े बड़े वकील चले गए, तो वो बिल्कुल कल साहब बहुत बड़ा ये जिस पर हम बात कर रहे थे। आपने बहुत कीमती वक्त दिया, तो दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आगे भी आपको इस इशू पे जरूर आपके सामने हुकूमत के हवाले से मौका दिया, असल हकायक जो है वो भी सामने फैसला आपने करना है। तो थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल खल साहब, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो जज हजरात इस वक्त मुख्तलिफ इदारों से सैलरीज लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। खल साहब, नज़ीर तारड़ उन्होंने इलेक्शन के हवाले से आम स्टेटमेंट दी है। इलेक्शन इस वक्त अहम मौजू है पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल, स्टेटमेंट्स आ गई, अब तो इलेक्शन की तरफ तो जाना है, ये तो बार बार हम कर रहे हैं, इसके अलावा तो अब चारा कोई नहीं है। सी और मुआशी इस्तेकाम, जो अदम इस्तेकाम है, उसका हल एक ही है, इस दलदल बहरान से निकालने को, तो रवाज रास्ता इलेक्शन। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर आना किसने है ये बताएं ना, कि जो अगर 18 के अंदर उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर भी नहीं थी तरीके पाकिस्तान, तो वो तीसरी बड़ी पार्टी उभर के सामने आई। बिल्कुल, यानी वोट बैंक के हवाले से या लीग और पीटीए के बाद वो तीसरे नंबर पे है। बिल्कुल, और दावेदार हैं वजीर आजम बिलावल और 2 तारीख अक्सरियत और सबसे बड़ी जमात बनने के। तो पंजाब में तो अब तो पाकिस्तान बचाव के बाद वो तो कहते हैं जिस तरह कराची में जीते हैं वैसे जीत के नहीं, इस तरह नहीं है। पाकिस्तान मार्च में जिस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर इन हुए हैं और फिर वानों में जारी हुआ, फिर एग्रीमेंट भी किया, अभी तक उनका वो भी मामला जो है उनके साथ जो किए वादे वो तो अभी एफआर नहीं हुए। तो अब मामला ये है कि बहुत सारी, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि पीटीआई का जो वोट है ना, उनका जो, अगर आप लीडरशिप को साइडलाइन कर देंगे, जब वो भाग आईपीपी के जरिए आएंगे तो उनको तो पीटीआई का वोट नहीं मिलेगा, ना उनको नून लीग देगी और ना उनको पीपल्स पार्टी देगी, वो तो डस्टबिन में चले गए, वो तरीक की रद्दी की टोक लेंगे, वो 150-200 लोग हैं। उसके बाद टिकट होल्डर को भी अगर साइडलाइन किया जाता है, जब खुद से भाग जाते हैं अपनी करप्शन बचाने, तो उसके बाद फिर ये वोट जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वोट है पीटीआई का, क्या वो नून लीग पीपल्स पार्टी को देगा? नून लीग ने उनके साथ जो किया है, उनके दौर में जो उनके साथ हुआ, आपको पता है मुमताज कादरी शहीद वाला जो मामला भी हुआ, और पीटीआई ने उनके ऊपर बयान लगाएंगे और जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और 4th शेड्यूल में किया। तो आज ये है कि ये जो साइलेंट वोटर है, ये सीट एडजस्टमेंट जो नून लीग ने कहा था इस तरह की हो सकती है, वो नहीं करेंगे, पीटीआई के साथ भी वो नहीं मिलेंगे। और पीटीआई का वोटर जो है, तो फिर अगर इन चेहरों को तो देखना नहीं चाहता नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोगों को। ठीक है, कल तो एक बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। मौजूद है खुर्रम दस्तगीर ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से। जी बिल्कुल।
हमारा दूसरा फोकस जो है इंतखाबात के बाद ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 2017 और उसके बाद जो अदालतों में नाइंसाफी हुई है, उन्हीं अदालतों से इस्तदा करेंगे कि वो अपने नाइंसाफी के अमल को रिवर्स करें और मोहम्मद नवाज शरीफ को उनके शहरी, इंसानी और आईनी हकूक हैं वो वापस दें। जी आपने सुना, और राना सनाउल्लाह साहब के ऐसे भी शॉर्ट है, वो भी पहले सुन लेते हैं। ने ऐसे हालात को बदला है और सूरत हाल को इस तरह से तब्दील किया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो आपको इस खिदमत के सफ़र को मज़ीद जारी रखने और लोगों की मज़ीद खिदमत करने का मौका भी देगा। और आपकी सियासत जो है वो कामयाब भी ठहरी है और वो तकब्बर और वो गुरूर की सियासत जो है वो सरनगू हुई है। वो तकब्बर जो है वो खाक आलूद हुआ है और अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आपको सुरखरू किया है। मैं इस बात पे भी आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह से IMF का मामला था और जिस किस्म के मामलात थे और जिस तरह से लोग इस बात के ऊपर पूरी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से जो है वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, बल्कि इस बारे में कोशिशें होती रही, इस बारे में जो लोगों की ऑडियोज और वीडियोज जो है वो सामने आई और किस अंदाज से इसी मुल्क में बैठ के लोगों ने ये कोशिश की कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। IMF वालों ने जिस तरह से जो है वो टफ टाइम दिया, तो अल्लाह ताला ने उसमें भी जो है वो आपको कामयाबी दी है। दोस्त ममालिक ने भी जिस तावन का, जिस जो है वो जो वादे उन्होंने किए थे वो भी पूरे हुए हैं और IMF में भी जो है वो आपको अल्लाह ताला ने जो है वो कामयाबी दी है। सैलाब में जो आपने लोगों की जिस अंदाज से खिदमत की, जिस अंदाज से आप आम आदमी तक जो है वो आप पहुँचे, मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं खिदमात का और उसी खुदा तरसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपको सुरखरू किया है। जी नाज़रीन, आपने ये सुन लिया। जी कल साहब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। एमएल वली खान साहब ने कहा है कि जो हुकूमत अगली है नून लीग की होगी। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि नून लीग की होगी, लेकिन ये इलेक्शन बताएगा कि हुकूमत की है। नहीं, ये क्या हो रहा है कि जो जमहूरियत उलमा इस्लाम जो फजल मान है उनकी तो हुकूमत नहीं आ रही है, ये खुशफहमी का जो शिकार है और आपस के अंदर इल्ज़ाम जो गवर्नर जो है JUIF के, आपको पता है फजल रहमान साहब के जो उम्मीदवार हैं, तो यानी वो गवर्नर के जो वो बैठे हैं, तो एमएल वली साहब जो है उनकी जानब से उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि वहाँ पे ANP जो है वो ये कह रही है कि निगरान हुकूमत जो है वो गवर्नर हाउस और उधर से चल रही है सारी, और हमें को पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के भी इसी तरह के ऑलमोस्ट वहाँ पे तफजात हैं और सिर्फ नून लीग की ब्यूरोक्रेसी और वही चीज़ हो रही। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 8 वजारतें हैं, जबकि यानी उनके निगरान सूबाई वज़रा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई ये है कि कोटे के हिसाब से हमारे निगरान सूबाई वज़रा नहीं, और JUIF के पास 8 वजारतें हैं और हमारे पास सिर्फ 2 हैं, और गवर्नरशिप भी उनके पास है, और ओवर वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर और सारा वो भी चल रहे हैं। तो ये मामला, इसके साथ अगर बात की जाए, ANP ने अदनान जलील साहब से इस्तीफा मांग लिया, ये क्या? हाँ जी बिल्कुल, ANP वाले से जो इस्तीफे की बात आ रही है ना, ये कह रहे हैं कि जो निगरान उनके सूबाई वजीर अदनान जलील साहब, उनके वाले से सूबाई जो मामले खसूसी बराए खेल है और मतीउल्लाह मरवत जो है उनको अदनान जो है उनकी जगह पे, जलील की जगह पे वजीर बनाया जाएगा। और गवर्नर के KP के से कुर्बत पर ANP ने निगरान वजीर जो है अदनान जो है उस जेल से इस्तीफ़ा तलब किया है, जबकि मतीउल्लाह मरवत के निगरान वजीर बनने पर अशरफ जो दावड़ है उसको मामले खसूसी या जो मुकर्रर किया जाएगा। तो अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें भी हो रही है। आगे बढ़ेंगे आपस के अंदर दस्तो गिरबान जो हमने कहा था, ANP और पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये जो ख़ास तौर पर ANP और JUIF है, ये दस्तो गिरबान नजर आती है। उसके साथ एक बड़ी जो आपने बात की है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो तकद्दुस कुरान के हवाले जो पाकिस्तान ने जी एक और बड़ी मैं समझता हूँ कि पेश रफ्त है कि पाकिस्तान की जानब से जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद थी जो तकद्दुस कुरान के हवाले से, तो वो मंजूर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर जारी बात है, ये तफसील उसकी ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जो है ये करारदाद जो मंजूर की गई, और इसके अंदर जो पाकिस्तान की जानब से ये पेश की गई थी और कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत उसकी जो मजम्मत की गई है, और ये जो है बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, द लेगेसी ऑफ नवाज।
छोटे मियां साहब हमेशा ही मुतर्रिक रहे हैं। लोग उनकी बारिशों वाले बूटों को नहीं भूलते। मियां साहब ने IMF से कर्ज मिलने की तो ऐसी कामयाबी करार दिया जिसे पाकिस्तान ने IMF का सारा कर्जा उतार दिया हो। शहबाज की परवाज खूब है और बड़े मियां साहब भी तो आने के खूब जतन कर रहे हैं। अब तो जेल भी मेरे मियां को जेल नहीं लगती। कहते हैं जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा, जिए मेरा मियाँ। जब वक्त जेल आया तो वतन छोड़ गया, मगर अब तो ख्वाब में भी सफरे जेल सुहाना लगने लग गया है। हाँ भाई, जहाँ इंसान का दिल मुतमिन हो जाए वहाँ सब अच्छा लगने ही लग जाता है। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। हमारे पास और भी बहुत अहम खबरें और इंकशाफात मौजूद हैं। लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से तोशा खाना केस इस वक्त बड़ी अहम जो है पेशरफ्त अख्तियार कर गया है, जिस तरह से देखा कि आज चेयरमैन PTI के वकील और जज के दरमियान तलक कलामी का वाक़या भी पेश आया। इस वाले से खल साहब से बात करेंगे। खल साहब, ये सिलसिला उन्होंने कहा है कि हर रोज़ इसकी समाअत करेंगे। जी, डे टू डे रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला हुआ है और आज जो जज साहब और जो PTI के चेयरमैन के वकील के दरमियान जो तलक जुमलों का और इस तरह की तलखी का भी सामना देखने में चीज़ आई। जज साहब ये कह रहे हैं, एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर खान, और उनकी जानब से जो चेयरमैन PTI की हाज़िरी से इस्तिस्ना के हवाले से जो बात बार बार दरख्वास्त आती है, तो उनका ये कहना है, रिमार्क्स दिए कि ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि 7 माह से केस चल रहा है और मुलज़म सिर्फ एक बार अदालत में आया। और ये जो उन्होंने बताया कि ये जो वकील उनके न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो कमरा अदालत में जब पेश हुए तो जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि मुलज़म किधर है। तो वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और चेयरमैन PTI की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की है। और वकील जो साद हसन जो है उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस के दोनों गवाह अदालत में इशारत के लिए पहुंच चुके हैं, जिस पर चेयरमैन PTI के वकील की जानब से 2 दिन समाअत मुलतवी करने की सदा की गई। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिया कि आप क्रिमिनल वकील हैं और 7 माह से केस इल्तवा का कभी ऐसे देखा है 7 माह से केस चल रहा और मुलज़म एक बार सिर्फ अदालत आया हो। तो हाई दरखास्त दायरे जो बुनियाद आज हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर उन्होंने क्या किया एक दफ़ा तो, और 11:30 बजे तक हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कापियत में जमा करवाएं और सिर्फ आज की हद तक इस्तिस्ना जो है ये इसकी दरखास्त जो है उन्होंने कहा कि मैं अमल कर रहा हूँ। और कल उन्होंने कहा कि हाजिरी जो अपने क्लाइंट की जो आप है वो यकीनी बनाए। जी जी खल साहब, आगे हमारे पास शर्जील मेमन का एक शॉट मौजूद है, मेरे ख्याल में पहले जी ज़रूर। चौधरी साहब चेयरमैन PTI के जो जी हाँ, वो रजिस्ट्रार के हवाले से उन्होंने जो इसके इतराज़ात थे उसके हवाले से उन्होंने जारी के बाद फिर आर्गूमेंट लिए हैं कि जनाब वो इतराज़ात गलत लगाए हैं और ये इतराज़ात बनते नहीं थे। और उनका ये कहना है कि जो चैम्बर में अब ये एक प्रोसीजरल है और उसमें जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने अपने पास में इस्दा किया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का 10 जुलाई को दरखास्त वापस करने को हुक्म जो है अब वो काम करार करने की जो दरखास्त नंबर जो है उसको लाट करके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और चौधरी साहब जो उनका मौक़िफ़ है कि रजिस्ट्रार की जानब से जो दरखास्त है पर लगाए गए इतराज़ात गैर ज़रूरी है। जस्टिस फाइज ईसा जो है वो रेफरेंस केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट असूल तय कर चुकी है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जवाबदेह है। और ये बहरहाल डिटेल से चीज़ें हैं, सब आप आ चुकी हैं मीडिया में अभी। बहरहाल तो शर्जील नाम मेमन साहब जो है उनका भी एक शॉट है, तो पहले वो जो दूसरों पे जबानबंदी करता था, जो दूसरों को दबा के जुल्म के जरिए के जरिए चुप कराने की नाकाम कोशिश करता था, जो अपने मुखालफों को चुन चुन के जेलों में भेजता था और सोशल मीडिया के जरिए फिर हमारे मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जी नाज़रीन, 9 मई का जो जूही हर आए दिन जो नए जो राज खुल रहे हैं, नई गुत्थियाँ खुल रही हैं, नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और एक और जो शरपसंद है उसके भाई ने हैरत गेज़ जो है इंकशाफात किए हैं। और 9 मई जो शरपसंद जो है उस हवाले से 9 मई के हवाले से अदनान के भाई लुकमान हकीम ने 9 मई के शिद्दत पसंद वाक़यात में मुलव्वस होने पर उन्होंने निज़ामत का इज़हार किया है। और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर अदनान ने तोड़ फोड़ की और कोई भी बंदा भी नहीं आया हमें पूछने के लिए। सियासी लोग अपने मकसद के लिए हम सब को इस्तेमाल करते हैं। और शरपसंद जो अदनान अहमद के भाई का कहना था कि ये जो इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं वो गलत है, ये हमें इदारों के ख़िलाफ़ बहकाते हैं
कि ये इदारे हमारे खैर खा नहीं हैं। और उनके भाई ने मज़ीद ये कहा कि जो हम अपने मुल्क में आज़ादी से फिर रहे हैं ये इन्हीं इदारों की वजह से है, और ये सब पढ़े लिखे जाहिल हैं और ऐसे बंदे के पीछे जा रहे हैं जो कभी एक बात नहीं करता। और शरपसंद उनके जो अदनान है, उनके भाई का कहना था कि मैं नौजवानों को एक पैगाम दूंगा कि अपने जहन को सुने, किसी शरपसंद की नहीं सुने। तो बहरहाल हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, इत्तेफाक भी कर सकता है। बहरहाल ये उनकी जानब से है। ठीक है, तब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई पंजाब के, और वैसे भी सदर हैं उनके, और पंजाब में भी आम पोजीशन रही उनकी। तो परवेज़ इलाही साहब से कुछ आम जी, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उनकी मुश्किलात का जो दौर है वो ख़त्म होने का नाम ले रहा। अब देखिए उनकी ज़मानत हो गई, और जब रोबकार ले गए तो उस पर जेल हुकाम जो है उन्होंने इतराज़ लगा दिया, और जेल हुकाम और एंटी करप्शन हुकाम जो है वो उल्टा अदालत में चले गए, और उन्होंने कहा जनाब हमें समझ नहीं आ रही। अब मसला जो बड़ा सीधा सीधा है, आपको पता ही है कि पहले बख्तरबंद गाड़ियां सारी आती हैं किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए। तो हुआ ये है कि अब जो रोबकार पर जेल हुकाम ने जो उन्होंने आयद किया था, उस पर अदालत ने जो जमानत मंजूर होने के बावजूद उनको जो नहीं किया गया ना, उस पर अदालत ने अब नोटिस भी लिया, और जेल हुकाम ने जो एक्शन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, और जिसमें उन्होंने इस्दा की कि मशरूत हुक्म समझ नहीं आ रहा। ये अंदाजा लगा लें कि वो बहाना है ना। तो उस पर अदालत ने अदालत ने जेल हुकाम के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि जब हम एक मुलजम की जमा रहे हैं तो आप उसको जेल से आज़ाद करने में किस तरीके से रखना डाल सकते हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन जो अली रजा अवान साहब जो है, उन्होंने समाअत करते हुए सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो जेल को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है, और अदालत ने कहा कि आपने रोबकार जारी के बावजूद यानी जो चौधरी परवेज़ इलाही जो मुलज़म उनको रिहा क्यों नहीं किया, और इसकी वजाहत करें। और साथ ही उन्होंने सर्कल जो ऑफिसर एंटी करप्शन है रिजवान नवाज को शोकाज नोटिस जारी कर दिए, और ज़ाती तौर उनको भी जवाब में तलब कर लिया है। और अदालत ने इसके अलावा जो जेल खाना जात हैं उनको भी तलब किया गया, और अदालत ने जमानत को जिस्मानी रिमांड के अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत किया था। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, हर आम लेमैन को अगर पता है तो आप सिर्फ ये है कि हिले बानों से, तो अब ये मामले ये भी कल साहब यहाँ पर एक और सान 9 मई की अहम कारोबारी शख्स हैं, गैर मुल्की भी उनकी शौरियत उनके पास है, खदीजा शाह की जमानत की दरख्वास्त मुस्तकी, उसके वाले जी इनकी जो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो सान 9 मई के हवाले जो मुख्तलिफ जो मुलजमान हैं जो गिरफ्तार हैं या जिनके खिलाफ रेड किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनकी मुख्तलिफ दरखास्तें ज़ेर समाअत है, और ये चूँकि केस हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल बना हुआ है, और उसमें फिर उन्होंने जो खदीजा शाह समेत दीगर जो है उनकी गैर कानूनी जो उन्होंने कहा कि दी जाए कि अब से बेजा में रखा गया, इस टाइप की दरखास्तें भी थी, तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। और ये है कि खदीजा शाह समेत दीगर जितने भी लोगों को में उनकी गैर कानूनी जो उनका करार दिया जाए। तो इस हवाले से जस्टिस बाकर नजफी और जस्टिस अमजद पर मुश्तमिल जो है बेंच जो है 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने 26 सफ़ात पर ये जो तहरीरी फैसला दिया है, और उन्होंने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा हो चुका है, कानून और रास्ता बना रहा है, और इस मरले पर दरख्वास्त गुजारों की हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, कानूनी का कार को बाईपास नहीं किया जा सकता। और लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने 26 सफ़ात का फैसला 3 लाइनों में उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। तो पुलिस ने इसी तनाज़र फौरी मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्वस पाया गया इसकी कानून के मुताबिक शनाख्त की गई। 9 मई के बदकिस्मत वाक़यात ने चार जन की अदम बर्दाश्त जुनूनी कैफियत को अयां किया, और साथ ही उनका फैसले के मुताबिक 9 मई के वाक़यात ने सिविल अदालती निज़ाम को भी चैलेंज किया। इस वाक़े से पहले अवाम ने जना उसमें ऐसी तोड़ फोड़ नहीं देखी थी, रियासत ने अपने आप को बचाना था। तहरीरी फैसले में कहा कि बिलाशुबा मुलजमान के कानूनी हकूक हैं जिनका अदालतें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और कानूनी तरीक़ाकार बाईपास करने से दरख्वास्त गुजारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके साथ आगे चुके शहजाद अकबर साहब का बड़ा जी बिल्कुल वो क्या रहा नहीं हूँ, मकाफात अमल देखिए बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। उस वक्त ये टॉक शो करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे आए सलमान शहबाज, आए नवाज शरीफ, आए हुसैन नवाज, आए साहब। तो अब उनको जब नैब बुला रहा है तो वो कहते मैं तो बरतानिया में हूँ और मैं भगौड़ा नहीं हूँ और हर सवाल का जवाब दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि नैब के नोटिस मिलते रहे मुझे, मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ। मैंने उनको ऑडियो लिंक्स का कहा है, जब नैब ऑडियो लिंक्स पे मुझे करेगी इनवाइट तो मैं उनको हर जवाब जो है उसका देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बेसिकली और भी बहुत सारी बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ असल में नैब जो है वो शहबाज गिल वाला जो है वो सलूक करना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ।
और साथ उन्हें और भी आमद लगाए हैं कि कब नैब कहते हैं जी बाजवा करते थे। अगर उन शहजाद साहब, आप आधी बात भी नहीं बल्कि उससे भी कम बात सच बताते हैं कि अगर बाजवा साहब कंट्रोल में नैब होता तो उनके जो फेवरेट उम्मीदवार अलीम खान, जिसके वो कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनको नैब कौन सी इंडिया की ने आगे गिरफ्तार कर लिया था अगर वो चला रहे थे नैब। तो आपकी बात में असल बंदे का नाम आप बताएं जो नैब को चला रहा था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो आवाम को भी बता दें आधा सच और गलत चीज़ क्यों आप मिसलीड क्यों लोगों को कर रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं जी कि मलक रियाज फैमिली और एनसीए का एग्रीमेंट था, पाकिस्तान उसमें कहीं था ही नहीं। अगर पाकिस्तान कहीं था ही नहीं तो आप कैबिनेट से कहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए वो लेटर बनाते फिरे और आप किस तरीके से सारा पार्टिसिपेट और मुलाकातें वहाँ पे करते फिरे। तो उनको और एनसीए को करने देना था। पाकिस्तान अगर पैसा आया तो वो वहाँ से ले लेते। तो पाकिस्तान अगर पैसा आके टैक्स पेयर के टैक्स में पैसा आना ही नहीं है तो फिर उस फैमिली के लिए आप सब कुछ कर रहे थे पाकिस्तान की ब्याह पे, स्टेट और पाकिस्तान की ब्याह पे। तो ये चीज़ें जितनी सादी नहीं है जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को करने की कोशिश की गई। दूसरी जानब अता तारड़ साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि 9 मई के जो मुजाहिरीन हैं उनकी गालबन शॉट भी अगर है उनका अता तारड़ शॉट है, पहले मैं जी जी ये मामला पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिका मामला है कि एक ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के, और संगीन सबूत मौजूद हैं कि निहत्ते फलस्तीनियों की जो मूवमेंट है उस पर किस तरह से मजालिम ढाए गए, किस तरह से मैं वर्ड जेनोसाइड यूज करूंगा, मुसलमानों का जेनोसाइड किया गया, जिसे नस्ल कुशी कहते हैं, नस्ल कुशी की गई। और वो आज भी मजालिम जारी हैं, कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में। और आप देखें कि मुसलमानों के हाथों में हथियार नहीं होते, मगर इजरायली फौज जिस तरीके से जदीद हथियारों का इस्तेमाल करती है, आज वो इजरायली गवर्नमेंट 9 मई के वाकयात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा चली गई है। आप तारीख का जबर देखें और ये सितम ज़रीफी देखें कि 9 मई के हवाले से हम डे 1 से ये कह रहे थे कि ये मुल्क दुश्मन कार्रवाई है, ये जिन्होंने करवाई है उनके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। जी नाज़रीन, ये भी आपने सुन लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इसराइल जो उसके इसराइल पाकिस्तान के खात्मे के हदफ पर काम कर रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने दशनाम तराजियाँ की हैं और उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं और उन्हें अपनी जो है हमेशा इस तरह की वो करते रहते हैं। लेकिन शहरी रहमान साहिबा जो है उन्होंने भी इस हवाले से बात की है, वो भी सुन लेते हैं। इस मुल्क से भी किधर इनके ताने बाने मिलते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से जो ताने बाने मिल रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा की सबसे मजलूम कौमें कश्मीर और फलस्तीन पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके पीछे और उनसे मिलजुल कर उनसे सरगोशी करने वाला कौन है, ये बातें अब आपके सामने आया हैं। कौन किसने 9 मई से फायदा उठाया, ये भी अब आपके सामने है। इजराइल ने इस वक्त जो बहुत ही काबिल मजम्मत, शदीद काबिल मजम्मत रद्द अमल दिया है, PTI की हिमायत की है उनके इंसानी हकूक की मुबैना पामाली पर, उससे तो ये जाहिर हो गया है कि ये एक इनका मजमूम इत्तेहाद चल रहा है, इनका एक गठजोड़ है जो पुराना है। मैं किसी की जात में नहीं जाऊंगी, किसी की फैमिली में नहीं जाऊंगी, लेकिन अब जो इनके लिंक्स हैं और जो इत्तेहाद है, इजराइल PTI का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है। तो बड़ी मजा का खेज बात है जी कि इजराइल दर्स दे रहा है ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हुकूक का। जी नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि PTI जो है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए, उसको इलेक्शन में जो है हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वज़ीर दाखिला हैं वो किससे ख्वाहिशात और मुतालबा का इजहार कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट भी बैन करती है या सरगर्मियों पर पाबंदी लगाती है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो उससे रिपोर्ट है, तो क्या वो पार्टी बन रहे हैं या ख्वाहिश और वो जो मुतालबा है किसके सामने रख रहे हैं? हुकूमत तो उनकी है, वज़ीर-ए-आज़म भी उनकी है, वज़ीर-ए-आज़म भी उनकी पार्टी का है और वो खुद नून लीग के सदर भी हैं और वज़ीर दाखिला भी। इसके साथ अगर बात की जाए तो जी हाँ, इस हवाले से द राइज एंड फॉल एक रिपोर्ट है, वो देख लेते पहले। 4 दिन की थी चांदनी, मगर अब तो अंधेरी रात बन गई है। अब तो रोजाना अदालतों में मुलाकातें होती हैं। अब तो नैब है कि सर चढ़कर बोल रहा है, मेरे कप्तान को वो केसों में तोल रहा है। इतने सवाल और इतने जवाब दे देकर वो तंग आ जाएगा। पहले तो कप्तान का काला बकरों का सदका दिया जाता था, अब सदका देने वाले खुद अपना सदका देते फिर रहे हैं। जी
नाज़रीन, एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में ज़ोब में जो गैरिजन पर हमला हुआ और 4 जवान जो है उनकी शहादतों की इतलात हैं और 5 जो है ज़ख्मी हैं, जबकि 3 जो दहशतगर्द थे जो शरपसंद थे वो मारे गए उसके अंदर। और ये एक वाक़या हुआ। उसके साथ साथ एक और जो है बड़ा वाक़या हुआ है कुन्नड़ में, पांचदरा में। वहाँ पे जो तारक जो रफ़ीक उर्फ बटन ख़राब जो था, जो कि चीनी सफारत कामरे और दासू डैम पर हमलों में मास्टरमाइंड था और जिसमें बहुत सारे चीनी जो है वो भी उसमें जाँ बाक हुए थे और कुछ ज़ख्मी भी हुए थे। और इस तरह दासू डैम के ऊपर हमला और उसका भी मास्टरमाइंड था और वो वहाँ पे मारा गया है। उस हवाले से भी अफ़गान खबरसां अदारा जो है उसने उसको कंफर्म किया और उसके साथियों ने भी ये कहा है। तो अब इसके साथ अगर बात की जाए, वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने भी पहले भी हमने बात की। फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो ये कहते हैं कि एक आज़ाद जमात है जो अलहदा से हम हिस्सा उसका शायद नहीं बनेगा इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी पहले भी वो PDM का हिस्सा नहीं है। वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने कल भी कहा था कि वज़ीर आज़म बिलावल होंगे और 2 सबसे बड़ी जमात होगी। अब आपस के अंदर ही जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, वहाँ पे एक तरफ जो है 32 का ईवान है, 19 लोग PTI के हैं। कायरा साहब वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वो जो 2 बंदे हैं, एक पीपल्स पार्टी का सदर और जो रुकन भी है और साथ शहजाद आगा, वो इस्तीफ़ा दे के बैठे हैं। 3 ग्रुप धड़े PTI में बन गए हैं। उनको वो कह रहे हैं कि आप 12 बंदे ले हैं, 8 हमारे हैं। 8 बंदों वाले जो है 32 के ईवान में वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। देखते हैं ये मिशन कल ये पॉसिबल होता है कि नहीं, पर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो बाकी जहाँ तक रहेगी तहरीक लबैक पाकिस्तान के वाले से पहले भी बताया मैंने कि वो एक सरप्राइज़ दे सकती है बड़ा। और जी तो अब ये चीज़ें हैं साथ, क्योंकि टाइम प्रोग्राम का कम है तो इसलिए द लेगेसी ऑफ भुट्टो जो है रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं। सिंध में सियासी पंछी उड़ते फिर रहे हैं। जरदारी नवाज दोस्ती परवान चढ़ रही है, मगर जहां बात सीट की आ गई वहां ये डोर टूट जाती है। माजी में तो घसीटा भी गया और तो और पेट भी फाड़ा गया। इन सियासी बुर्जों ने कई चार्टर किए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और ऑफ मार्केट ने नया चार्टर का दुबई भी आ गया है। मगर मौलाना फजल रहमान नाराज हुए कहते हैं, मुझे भी एक चार्टर दे दो जो चाहे लंदन चार्टर हो। नाज़रीन, सैलाब जो है और तूफ़ानी बारिशें हैं, तुग़या है और मानसून का सीज़न हर दफ़ा पाकिस्तान में आता है। बहुत सारे लोग जो है नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं, बहुत मवाशी जो हैं वो जान से गए हैं, लोग जो हैं वो कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। और के अंदर एक बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ जिसमें एक ही घर के अंदर गालबन 10 के करीब जो लोग हैं वो हुक्माजल बन गए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ दरिया जो हैं और नदी नालों में गियानी है, भारत जो है हर दफ़ा वो भी पानी छोड़ देता है। वैसे हम तो ये सारी चीज़ें हैं, इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके इक़दाम भी हैं, लेकिन हुकूमत जो मुस्तकिल इसका हल नहीं करती और हर साल में ये मानसून के सीज़न में ये चीज़ें सब देखने में मिलती है। बिल्कुल खल साहब, अपने इक़दाम करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।